उम्मीद करते हैं आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उम्मीद करते हैं सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी फिर दिक्कतें होंगी, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है, अब बाकी एडवांस वर्जन चल रहा है जिसमें आपका बेसिक 3 ही आते हैं, क्या, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। इसको पढ़ने के बाद मन में एक सवाल उठता है कि इनको बनाया क्यों गया, ठीक है। अगर ये ना भी बनते तो भी इंग्लिश को कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये सच्चाई है। अगर ये ना भी बनते तो भी ऐसा नहीं है कि भाषा में आप इंग्लिश में जैसे हम बात करते हैं तो हम बात ना कर पाते, लैंग्वेज तब भी अपने आप में कंप्लीट है बिना इनके भी, लेकिन फिर भी ये बने। और सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं समझने में, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एक बात कही जाती है ना कि पेपर कठिन आया, वही मैथ्स के पेपर कठिन कैसे आते हैं? आपके चैप्टर तो वही होता है, कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन बदलता क्या है? आप मेंसुरेशन लगा रहे होंगे, मेंसुरेशन में भी ज्योमेट्री लगा दी जाएगी, अलजेब्रा ऐड हो जाएगी, बस वही कठिन हो गया। आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, उसमें परसेंटेज आपका क्या नाम है, चक्रवर्ती ब्याज में आपका एसआई भी इंक्लूड हो गया, परसेंटेज भी लगी है, रेशियो भी उसी में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। वही कठिन हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है तो वो सिंपल है, 2 कॉन्सेप्ट हो गए तो वो टेढ़ा हो गया आपके लिए। इंग्लिश में यहाँ पर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी यही दिक्कत है। अभी आपने नाउन पढ़ा तो नाउन एक शब्द है, जिस तरीके से हमने सारे उसके बिहेवियर देख लिए। प्रोनाउन पढ़ा, उसके भी सारा हमने बिहेवियर देख लिया, उसका फंक्शन क्या होता है क्या। लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हो क्या, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट, इसमें एक चीज नहीं काम आएगी, इसमें सब कुछ काम आएगा। आप ऐसा भी देखेंगे जो मैंने आपको आज तक पढ़ाया क्या, कि 2 नाउन कभी एक साथ यूज नहीं होते, केवल 2 या 3 कंडीशन बताई थी जहां जहां होते हैं, लेकिन वो कंडीशन ना होने के बावजूद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 नाउन यूज हो रहे हैं, ठीक है। और शायद मैं आपको बताऊं भी ना, निकल जाए मेरे दिमाग से अभी जो बात आई, लेकिन जब आप घर पे पढ़ रहे होंगे, आप थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे, तो आप देख के मुझे टोक दीजिएगा कि सर यहाँ पे 2 नाउन कैसे हो गए, क्यों? क्योंकि यहीं पे खेल शुरू होगा आपका इन्फिनेटिव, जेरेंट। और जेरेंट आदत पड़ी हुई है बोलने की, वैसे प्रोनाउंसिएशन आपका जेरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें सारी लॉजिकल हो जाएंगी आपकी। हाँ, और दूसरी बात जो मैं बोल रहा था, अगर ये तीनों ना भी होते ग्रामर के अंदर, भाई इसे मैंने तो बनाया नहीं, ठीक है, अगर जिन्होंने भी इसको बनाया वो ना भी बनाते, फिर भी आपकी इंग्लिश कंप्लीट है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरदर्द क्या है, उन्होंने बना दिया। तो यहाँ पर आप ये भी समझ लेंगे कि इसको क्यों बनाया, वो पागल नहीं थे, ठीक है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है, यहीं पे आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ये जो बनाए गए इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये ना बनते तो हमारी ग्रामर इंग्लिश की अधूरी रह जाती, मतलब हम अपने आप को, अपनी बातों को इंग्लिश में कम्युनिकेट ना कर पाते, ऐसा नहीं, इनके बगैर भी काम चल जाता। तो इसमें इनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये क्या क्या खेल खेल सकते हैं, ये आप सीखेंगे, ठीक है। तो इन्फिनेटिव, जेरेंट, और जेरेंट आपका हो गया और पार्टिसिपल हो गया। ये तीनों का जन्म कहां से हुआ, क्यों नहीं पूछ रहा हूं, किस जगह से निकले, ये किसका पार्ट है? याद करिए, वर्ब जब पहले पढ़ा रहा था तो मैंने बोला होगा ये लाइन, मैंने कहा पढ़ के आए होंगे, उम्मीद करते हैं। सारा कुछ आपको पुराना ही बताना है, नया बहुत कम बताने वाला हूं मैं, बस आपको लिंक नहीं कर पाएंगे, वहां बताई हुई चीज ये वही है। मैं तीनों को पूछ रहा हूं, आपका इन्फिनेटिव हो गया, जेरेंट हो गया और पार्टिसिपल हो गया, ये तीनों किसके पार्ट थे? ये सब हेडिंग किस हेडिंग के अंतर्गत मैंने लिखवाई थी आपको? नहीं लिखवाया होगा तो बोला तो होगा एटलीस्ट। नाउन नाउन नहीं लगा पड़ा, हाँ तो कुछ कह, ऑर्डिनरी वर्ब में लिखवाया था मैंने इनको, तो ऑर्डिनरी वर्ब के उधर क्या थी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? जी, और कुछ मैंने बोला होगा आपसे, नहीं याद आ रहा, चलो मैं ही शुरू करता हूं। देखिए, आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ लिया है आपने, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट डिटेलिंग नहीं कराई, आज उसको डिटेल में देखेंगे और यहीं से ये तीनों जन्मे, ठीक है। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम पढ़ चुके हैं, एक्चुअल में आप सभी लोग जानते हैं। आज उसको एग्जांपल के थ्रू इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, सभी को पता है, मैथ्स तो पढ़े ही हो, ठीक है। नॉन फाइनाइट को मैथ में आप क्या बोलते हो? इनफाइनाइट, ठीक है। इनका मतलब भी क्या होता है? नॉट ही होता है। ग्रीक भाषा का अगर मतलब निकाले तो इनका मतलब भी क्या होता है? नॉट ही होता है, यानी कि एक वो जो अनंत है और दूसरा वो जो अनंत नहीं है, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन है मतलब वो
आप क्या है, वो किसी पे डिपेंडेंट है। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सीमित। जिसको ना समझ में आए वो फिर पूछ लेगा, और अगर तब भी नहीं आए तो बेटा आप पहले जाके वर्ब के 27 वीडियो हो गए हैं, उनको जाके देखिए, ठीक है। इसकी पावर फाइनाइट की क्या हो जाएगी, सीमित, और नॉन फाइनाइट की क्या हो जाएगी, असीमित, ठीक है। तो इसको हमने समझा था, ये हम है और ये ईश्वर हमारा, ठीक है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसका अपना समझाने का एक तरीका है, ठीक है। शंकर भगवान को ये तो कहा गया, जो एक बार शर्त लगी थी ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कि इनका आदि और अंत देख के आते हैं, तो सदियां बीत जाती हैं लेकिन ना उनका आरंभ मिला ना उनका अंत मिला। तो अगर देखा जाए तो ग्रामर भी इसी बेस पे चलती है। ये जो दोनों है बेटा, ये अपने आप में क्या है, वो भी तो है। मैं यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। तो ऐसी वर्ब जो असीमित है और ऐसी वर्ब जो सीमित है, एक ही वर्ब के दो पहलू। याद करिए, मैं आपसे जो बार बार पूछ रहा था, आपको मैंने याद कराया होगा, जैसे आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी देखी होंगी, तो उसके भी दो पार्ट किए थे ना, डू और डज, फाइनाइट है, और डूइंग और डन, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है। ये बात हमने की थी। इज, एम, आर, वॉज और वर फाइनाइट है, और आपके बचे कौन, बी, बीइंग और बीइंग नॉन फाइनाइट है। हर वर्ब के दो रूप बनाए गए, यहां पर भी आप देख सकते हैं। इसी को हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बेटा लिखो नहीं, इसीलिए तो रिकॉर्ड है। सुनिए बात को, कॉपी सब बंद रखो, कुछ लिखने लिखाने की जरूरत नहीं, घर पे दोबारा सुनिए। अगर नोट्स बनाने का इतना ही शौक है तो घर पे बनाइए, मेरे सामने नहीं। तो जिस तरीके से हमारे जीवन में शिव और शब्द का महत्व है, हम क्या है बेटा, सीमित शक्तियों के मालिक है, कभी भी टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन शंकर भगवान को क्या है, असीमित है। इसी तरीके से हमारी वर्ब भी है जो असीमित होंगी और सीमित है। उसको इस कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे क्या, कि क्या ये किसी पे डिपेंडेंट है। तो ये वर्ब क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, और ये वर्ब क्या होंगी, डिपेंडेंट। अब प्रश्न आता है, जो इंडिपेंडेंट है उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती हमें, क्योंकि ये आजाद है, तो हर चीज से आजाद। लेकिन जो डिपेंडेंट है वो आजाद नहीं है, तो वो किन के अधीन है, किन से आजाद नहीं है, वो पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, जेंडर। जेंडर अब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख देगा, जेंडर हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, नंबर। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो आप बता दीजिएगा, अभी ये सब देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तीसरा आपको बता दिया क्या, टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसी के साथ मैं लिख दे रहा हूं टेंस भी। वैसे टेंस ना भी लिखें तो बेसिकली आपका क्या हो जाता है, टाइम ही होता है, ठीक है। तो नंबर, उसका जेंडर और टाइम, इन तीनों के अकॉर्डिंग जो भी चीज डिपेंडेंट होगी, यानी जेंडर बदलने पर फाइनाइट बदलेगा, नंबर बदलने पर फाइनाइट बदलेगा, टाइम और टेंस बदलने पर फाइनाइट बदलेगा, ठीक है। तो ये जो तीन हमारे पास मार्कर हैं, इनके बेस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये वर्ब हमारी फाइनाइट है, और इस तरफ कुछ भी हो जाए, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते। सेंटेंस में आप सब्जेक्ट का नंबर बदल दो, जेंडर बदल दो, टाइम बदल दो, इवन उसकी स्टेट ऑफ एन एक्शन, यहाँ पे ज्यादा बेहतर है टेंस की जगह पे स्टेट ऑफ एन एक्शन लिखें, लेकिन सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। काहे घबरा रहे हैं, घबराना नहीं है, आपने सुन लो, इसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो पूछ लो, बीच में ब्रेक मत करो, चल रही गाड़ी चलने दो। आपके मन में जो सवाल है इसीलिए कॉपी है, उस पर स्टार बना के लिख लीजिए कि ये हमें फंसा पेंच। अभी बात करेंगे इसको, अभी तो मैंने एक्सप्लेन करना कुछ शुरू भी नहीं किया, सिर्फ बता रहा हूं क्या, कि दो वर्ब है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को इससे अलग रखिएगा। मैंने कल उस दिन भी बोला था, जो वर्ब ट्रांजिटिव है वो फाइनाइट भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। इनट्रांजिटिव है वो फाइनाइट भी होगी और नॉन फाइनाइट भी होगी, ठीक है। अभी हम जब इसको क्लियर करेंगे, पूरा अंत में पहुंचेंगे, तो आपको हर वर्ब को चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ट्रांजिटिव है तभी ऑब्जेक्ट होल्ड करेगी, ठीक है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो वो सारी बातें ध्यान रखनी है, फिर उसमें ये हमको ऐड करके आगे बढ़ना है। तो दो वर्ब होगी सिंपल भाषा में, एक फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जिसको आप ध्यान कर सकते हैं कि ये डिपेंडेंट होंगी किस पे, आपके जो भी सब्जेक्ट होगा उसका जेंडर क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका उस पर्टिकुलर टाइम का, सॉरी सेंटेंस का टाइम क्या है, ठीक है। और जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी वो सारी की सारी इंडिपेंडेंट है, यानी कुछ भी हो जाए सेंटेंस के अंदर उन बंदों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कुछ बेसिक बातें जो हमने सीखी थी, टाइम,
आपको मैंने पढ़ाया था टाइम कितने होते हैं, V1 और V2, इसके अलावा कोई टाइम नहीं होता। लेकिन आपकी बुक लिखती है वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5। आज वो भी देखेंगे कि वो 5 फॉर्म क्यों बनी, कैसे बनी, क्यों कहाँ बनी, कहाँ बनी का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितने थे, सिर्फ 2 ही थे, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या, प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट के लिए हम V2 को रिफर करते हैं और प्रेजेंट के लिए हम V1 को रिफर करते हैं। ये सारी बातें हमको पता है। कभी आपने नोटिस किया कि किसी नाउन के 2 फॉर्म होती हैं, या 1 फॉर्म, 3 फॉर्म, 4 फॉर्म, कुछ आपने देखा होगा। प्रेजेंट टेंस में राम लिखते हैं, पास्ट टेंस में रामा। कभी देखा प्रोनाउन को प्रेजेंट में ही लिखते हैं, पास्ट में ही मैन। कभी देखा आपने एडजेक्टिव को प्रेजेंट में ब्यूटीफुल लिखते हैं, पास्ट में ब्यूटीफुलर। एडवर्ब क्या ले लूं, एडवर्ब का कोई एग्जांपल बताओ, सडनली ले लेंगे, दिमाग में आ रहा, सडनली एडवर्ब है। हाँ, सडनली प्रेजेंट में सडनली होता हो, पास्ट में सडनलू। क्यों? इसीलिए किसी भी चैप्टर में आपने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। रीजन, वो बदलते ही नहीं किसी भी सूरत में। आपने इससे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट किसी चैप्टर में नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वर्ब में ही पढ़ते हैं। रीजन, केवल वर्ब ही है जो रूप बदल लेती है। कैसे? आपने प्रेजेंट में पढ़ा V1, पास्ट में पढ़ा V2, और इतना जानते हैं जब फ्यूचर की बात करते हैं तो विल और शैल, शकल बदल देती है वो अपनी। इसी के अंदर आपके मॉडल भी आ जाते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं भाई, मॉडल भी तो रूप बदलता है अपने हिसाब से। IV है तो शैल, बाकी सबके साथ विल लगा लेते हो। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आपने किसी भी चैप्टर में ये दोनों टर्म नहीं देखे होंगे। रीजन, वो बदलते ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ध्यान रखना है कि फाइनाइट वर्ब वही है जो बदल जाए, और बदलने के लिए उसे बदलना तो चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो क्या बोलना चाह रहा था, उतर गई बात दिमाग से, अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं होते यार। ठीक है, मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। क्या कि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वर्ब में दिखाई देगा, क्योंकि वर्ब ही है जो अपना रूप बदलती है टाइम के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग और उसके नंबर के अकॉर्डिंग। सिंगुलर प्लूरल, नंबर मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ये बदलती है। बात करते हैं इसकी, ये इंडिपेंडेंट है। अब ये इंडिपेंडेंट है, इन्हीं में आपके आते हैं क्या बेटा, ठीक है, जब हम इसको डिटेल में अच्छे से कर लेंगे और इसका भी एक ओवरव्यू ले लेंगे, तो कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। इन्फिनेटिव क्या है, देन जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड। जेरेंड लास्ट में करेंगे, आसान होता है। तो क्या समझे, अब ये इमेज अगर आपके दिमाग में है तो हमेशा याद रखिएगा, इन्फिनेटिव का टाइम से कोई लेना देना नहीं, पार्टिसिपल का टाइम से कोई लेना देना नहीं, और जेरेंड का भी टाइम, टाइम इन द सेंस टाइम, नंबर, जेंडर सबसे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, नंबर से कोई लेना देना नहीं। फिर भी आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब मैं अपनी बात को काट रहा हूं, ये आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे लास्ट में जब पार्टिसिपल की हेडिंग बनेगी और अंदर घुसेंगे उसके अंदर। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको समझाया इन्फिनेटिव, जेरेंड, और मैं ये भूल जाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाने में जब घुसूंगा तो इनका जन्म क्यों हुआ, तो याद रखिएगा, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। नहीं भी पता तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, विद एग्जांपल समझा दूंगा, लेकिन अभी इसमें आते हैं। हमने क्या किया, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में कौन कौन आएंगी, जो इन चीजों पर डिपेंड होंगी, अभी चलेंगे इसके अंदर। इन और नॉन फाइनाइट में कौन आएगा, जो आजाद है, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होती, यानी उसके अंदर 3 ही पार्ट आते हैं आपका, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे एक अपने आप रूल बन गया कि इन तीनों का टाइम से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपने पढ़ रखा है पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट में भी होता है दोस्त, पास्ट में भी होता है और परफेक्ट में भी होता है। क्यों? बताओ। वो इसलिए क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को फ्यूचर में भी लगा सकते हो, पास्ट में भी लगा सकते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये बहुत बड़ा भ्रम है आपके अंदर
कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जब सेंटेंस आपका पास्ट में बन गया तो आपके उलझन हो गई है कि ये क्या है। हालांकि ये भी तो आप कुछ जानते ही नहीं प्रेजेंट क्या वाला है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि इसके नाम में प्रेजेंट लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट टाइम को ही प्रेफर करेगा ना, ये पास्ट में भी एप्लीकेबल है और फ्यूचर में भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसको टाइम से कोई लेना देना है ही नहीं। पास्ट वाला आप देखेंगे फ्यूचर में लग सकता है और फ्यूचर वाला पास्ट वाला प्रेजेंट में भी लग सकता है। हालांकि लगता नहीं, बेसिकली वो लगते पास्ट में ही है। और इसी तरीके से आपका क्या है परफेक्ट, ये तो टाइम से रिलेट ही नहीं करता तो हम नहीं करते उसको। इतनी बातें क्लियर होगी। नाम समझ जाइए कि उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। इनका टाइम से कोई लेना देना नहीं, ये किसी भी टाइम में घुस जाएंगे। ठीक है, कैसे घुसेंगे, कहां घुसेंगे, वो पार्टिसिपल जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब फिर इस पे आते हैं डिपेंडेंट। ये क्या कहना चाहा जा रहा है? तो एक वही सेंटेंस जो बचपन में आपको किसी ना किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। तो यहां पे आपका क्या है, राम एक सब्जेक्ट है, गोज क्या है बेटा, वर्ब है। अभी हम पहचानेंगे कि ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव। तो राम गोज वेयर का आंसर करना, वेयर का आंसर करना, व्हाट की नीड नहीं है, तो पुराना मत भूल जाइएगा। तो ये आपकी वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो राम गोज टू स्कूल, लेकिन अब ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, लेकिन फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, राम की वजह से ही तो एस और एस लगा। अगर यहाँ पे दे हो जाता या बॉयज हो जाता, कुछ भी प्लूरल कर देते, तो ये अपने आप में क्या होगा, चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये यानी कि आपके सब्जेक्ट पे क्या है, पूरी तरीके से डिपेंड है। ये सेंटेंस, ये वर्ब आपकी पूरी तरीके से डिपेंड है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं ये अपने आप में क्या है, फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब की प्रॉपर्टी मैंने किसी ना किसी लेक्चर में बोली जरूर होगी, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को याद है? अब वो नहीं, कोई भी अगर आपको याद आ रही हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये पहले कभी बताया नहीं, बस लिख के डिटेल में 10 एग्जांपल करा के नहीं समझाया। मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं जो मैंने अभी तक नहीं बोली इस क्लास में, ये तुम जब से आए तब से बोल रहे हैं। फाइनाइट वर्ब की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई होगी, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वो सेंटेंस है तो बिना फाइनाइट वर्ब के बन नहीं सकता। बोला होगा ना क्लास में, ठीक है। जिसको आप, मैंने जब भी लिखता था मैं आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब करके लिखता था और बार बार बोलता था, ये अब भी बता रहा हूं, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का इसका नॉमेनक्लेचर ना ध्यान रखिएगा, ये बाद में ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में ही आपको चेक करना है। तो वहां पे बोला था कि फाइनाइट वर्ब के बगैर दुनिया का कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। अब क्या आपको ये पढ़ने की जरूरत है? अब खुद से सोचो, कोई भी सेंटेंस बनने के लिए उसमें टाइम होना चाहिए और स्टेट ऑफ एन एक्शन होनी चाहिए। और आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, देखिए सब कुछ जुड़ा हुआ है, मैंने उस दिन बोला था, उसको मैं प्रूव कर रहा हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब तो शिव है, समय से परे है, उन्हें समय कौन सा चल रहा है कौनो लेना देना नहीं। अब जिसको समय लेना ही देना नहीं है तो फिर सेंटेंस को तो टाइम दिखाना पड़ेगा ना, कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में। सेंटेंस को तो दिखाना पड़ेगा, तो वो नॉन फाइनाइट की मदद से नहीं दिखा सकता, तो बचा क्या, फाइनाइट। इसीलिए कहा गया अगर कोई सेंटेंस है, मतलब दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं बन सकता। अब आपसे कोई पूछ ले क्यों, तो सिंपल जवाब है, वर्ब की कितनी प्रॉपर्टीज, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट एग्जैम्प्ट है टाइम से, उसे टाइम से कोई मतलब ही नहीं। और किसी भी सेंटेंस को दिखाने के लिए दो ही चीज की जरूरत है, टेंस में चाहिए टाइम और उसका एक्शन किस स्टेट में हो रहा है, बिना इनके सेंटेंस नहीं बन सकता, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन। तो जब टाइम से नॉन फाइनाइट एग्जैक्ट हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो बचा कौन, फाइनाइट। तो क्या ये बात अब याद करने की जरूरत है कि बिना फाइनाइट वर्ब के कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि और कोई सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए वर्ब का कोई पार्ट है ही नहीं हमारे पास। बात समझिए, ठीक है। तो राम गोज टू स्कूल, अभी इसी में एक सेंटेंस और चीज जानते हैं, राम गोज टू मीट, राम गया तुमसे मिलने, आगे कुछ भी लिख दो, कहीं भी गया हो, टू मीट यू लिख दो, राम गोज टू मीट यू। अब दो नन्हे नन्हे सेंटेंस और आपके पास में है। इस बार गोज क्या है, सभी को पता है,
क्या है, नॉन फाइनाइट की फाइनाइट? फाइनाइट है क्योंकि राम पे डिपेंड कर रहा है। भाई एस और एस लगा है कि नहीं, और एस और एस क्यों लगा है ये भैया यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा, आप पीछे जाके लिखिए। ये फाइनाइट हो गई। लेकिन अभी आपके पास एक वर्ब और है, मीट। अब ये क्या भला है? अब यहीं पे आप आगे सीखेंगे कि टू जो है वो हर जगह प्रीपोजिशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के बगल में ऑब्जेक्ट चाहिए। आप यहीं पे सीख सकते हैं दोस्त, प्रीपोजिशन के बगल में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट परमिसिबल कौन है, नाउन या प्रोनाउन। तो बगल में बैठा कौन है, वर्ब। हालांकि वर्ब भी बिहेव कर सकता है नाउन का, लेकिन उसकी शक्ल बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे हम अभी वो नहीं सीख रहे हैं, लेकिन इतना तो समझ सकते हो कि टू कुछ भी हो सकता है, प्रीपोजिशन नहीं है। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन प्रोनाउन। और मीट तो हर बच्चा जानता है, मिलने जा रहे हैं, तो ये एक एक्शन को दिखा रहा है ना, तो ये वर्ब होगा। यानी कि प्रीपोजिशन तो नहीं है। गोज टू मीट यू। अब ये मीट क्या है बेटा? अब मैं यहाँ पे राम की जगह श्याम कर दूं, श्याम की जगह श्यामा कर दूं, राम की जगह दे कर दूं, गो की जगह वेंट कर दूं या विल कर दूं, मीट पे कोई फर्क पड़ रहा? खुद सोचिए, राम वेंट टू मीट यू होगा, राम विल गो टू मीट यू होगा कि नहीं होगा? तो क्या इस मीट के, इस सब्जेक्ट के नेम टाइम, टेंस, नंबर, जेंडर से कौनो फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। यानी आपको पता है ये बवाल क्या बना, नॉन फाइनाइट। अब ये नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव है, जेरेंड है कि पार्टिसिपल है, ये आगे बात करेंगे, अभी नहीं। अभी आप केवल नॉन फाइनाइट ही देखिए, फिर देखेंगे कि ये किस पार्ट में उतर रहा है। जेरेंड हो गया, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से बनेगा। अगर जेरेंड होगा तो आईएनजी उठाएगा, पार्टिसिपल होगा। चलो ये उसके बारे में बात नहीं करते। तो आपने एक ही सेंटेंस में एक नॉन फाइनाइट देखा और एक फाइनाइट देखा। इस तरीके से एक जो बहुत हम लोग हर बार यूज करते हैं, अब ये हटा लो, है ना। देखिएगा, ही इज, अभी हम पुरानी क्लास को फिर रिवाइज करेंगे। गोइंग टू स्कूल बहुत आराम से पढ़ा रहे, क्योंकि अगर ये सीख गए तो इंग्लिश का आपका 50 to 60% खेल खत्म हो जाएगा। राम इज गोइंग टू स्कूल, मेरे को नहीं पता ये क्या। आइए, सब्जेक्ट है इज क्या रूप बदल सकता है? दे की जगह अगर, कौन बोला नहीं? यहां कोई भाई मेरे दिमाग कान में पड़ा है नहीं? खैर, तो इस का रूप बदलेगा बेटा। कैसे? अगर ही की जगह दे कर देंगे वाज, अगर हम टाइम पास्ट में कर देंगे तो वॉज। ठीक है, तो नंबर के अकॉर्डिंग ये बदल रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, फाइनाइट। और किसी भी सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस में क्या दो फाइनाइट वर्ब हो सकती है? बताइए, नहीं हो सकती। क्यों? जवाब कौन देगा? किसी भी सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब पॉसिबल है, ऐसे ही एरर मिलेगी। आप पेपर में देखेंगे एक इधर फाइनाइट एक इधर फाइनाइट, उड़ा दो। क्यों? ये तो हम ही बता रहे हैं। क्योंकि बेटा किसी भी सेंटेंस में अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट और पास्ट दो टाइम हम एक सेंटेंस में दिखा सकते नहीं है। और अगर हमने दो फाइनाइट वर्ब लगा दी तो या तो वो दोनों प्रेजेंट को दिखाएंगी या एक प्रेजेंट और पास्ट या फ्यूचर को दिखाएंगी। तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक क्लॉज में पॉसिबल है। और फिर दो वर्ब टाइम में प्रेजेंट को शो कर रही हैं, तो कोई मतलब है? इंग्लिश में हमेशा यही बात बोली गई है। बोल क्या हो, अभी कोई नहीं उठेगा, पता नहीं कौन सी आदत है। जाओ तुम, बोल, तुमसे उठा नहीं जा रहा। कल रुके अभी, कहाँ थे आप? समझ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, ये फाइनाइट हो गया। बेटा गोइंग बताओ क्या हुआ? अब आप जानेंगे गोइंग क्या है। अब ध्यान से सुनिए, आपकी किताबों में आपको पढ़ाया गया है V1, V2, V3, V4 और V5। V1 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में लगाते हो, यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं तो डू और डज हो जाएगा। याद करो, इंडेफिनिट पे पकड़ के चलते हैं। या चलो इज एम आर में है ना, तो इसी में पकड़ लेते हैं। इज एम आर इसमें चेंज किया। V2 में हमने क्या लगा दिया? वॉज और वर। V3 में
फ्रेंड बेटा हमसे हो नहीं रहा। ही इज गोइंग टू स्कूल, इस सेंटेंस में गोइंग की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जानते हैं? अब यही आपको सीखना है। ये आपका एक्चुअल में पार्टिसिपल बना बैठा है, तो वो भी कौन सा? प्रेजेंट। इसीलिए आपने, अब देखो मैं सारी बातें जोड़ रहा हूं, अगर समझ में आ जाए वेल एंड गुड, वरना पार्टिसिपल में उतरेंगे तब बात करेंगे। क्या हो रहा? आपने पढ़ा होगा ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है बेसिकली? उसी ही की एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव, ठीक है? उसी ही की एडिशनल इंफॉर्मेशन है एडजेक्टिव। तो वो जा रहा है, ही इज गोइंग। आपको लगता है गो यहाँ पे एक्शन दिखा रहा, नो डाउट दिखा रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये उसकी विशेषता है कि वो वहां जा रहा है। बात समझिएगा, बारीक में उतार रहा हूं। ये उसकी एक्चुअल में क्या है? स्पेसिफिकेशन है कि वो जा रहा। तो यहाँ पे जो गोइंग है वो आपका क्या है? एक तरीके का एडजेक्टिव का बिहेव लेके बैठा है, ठीक है? अभी आपको अगर नहीं पता था तो देखिए जरा ध्यान से, इन्फिनिटिव जो है वो बेसिकली नाउन के तरीके से बिहेव कर सकता है, और भी कई काम है इसके। आपका क्या नाम है? दूसरा क्या लिखा था? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आपका किसकी तरीके से बिहेव करता है? एडजेक्टिव, ये याद रखिएगा। और जेरेंड भी आपका किसकी तरीके से बिहेव करेगा? नाउन के तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है? तो पार्टिसिपल जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या बिहेव कराते हैं? एडजेक्टिव का बिहेव करते हैं। तो ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टीचर, ही इज गोइंग। तो गोइंग भी अपने आप में एक्चुअल में वहां पे उसकी क्या दिखा रहा है? और हमारी किताबें हमको जो पढ़ा के जाती हैं वो इसको वर्ब बोलती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसीलिए आपसे कहा था जो मैं आज तक आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते आ रहे हैं वो वर्ब है ही नहीं। बात समझ रहे हैं? जो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखते आ रहे हैं वो वर्ब का बिहेव नहीं कर रही, वो क्या कर रही है? एडजेक्टिव का बिहेव कर रही है। लेकिन आपके अंतर्मन में खुजली होनी चाहिए यहाँ पे कि सर गोइंग टू एक एक्शन ही है। तो मुझे एक बात बताइए, तुम एक इंसान हो, ठीक है? तुम इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, चपरासी बन जाओगे, लेकिन क्या इंसान, जब तुम टीचर हो तो क्या इंसान नहीं हो? तुम इंजीनियर हो तो क्या इंसान नहीं हो? तुम बेटा स्वीपर हो तो क्या तुम इंसान नहीं हो? हो ना? तो आदमी कुछ भी बन जाए अपनी बेसिक टेंडेंसी कभी छोड़ता है? कहावत सुनी होगी, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। मतलब ये उसकी बेसिक टेंडेंसी है। सुना होगा, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता। बात समझ में कहना क्या चाहता हूं? ये उसकी बेसिक नेचर है। और आप अभी भी क्या पढ़ रहे हैं? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। क्या है ये? वर्ब है। क्योंकि अभी सारी बातें रिवाइज करिए, क्योंकि दुनिया में ग्रामर के अंदर और कोई नॉन फाइनाइट नहीं हो सकता या फाइनाइट नहीं हो सकता। रीजन, वो अपना रूप नहीं बदल सकते, वो अपना रूप टाइम टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदल सकते। तो नाउन में, प्रोनाउन में नहीं होता, केवल वर्ब में होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड, इनकी अंतरात्मा में क्या छिपा है? तो है तो ये वर्ब ही ना, है तो ये वर्ब ही। तो अगर आपसे कोई पूछे गोइंग का बेसिक नेचर वर्ब है, लेकिन अगर यहां पे कोई पूछ ले गोइंग क्या है, तो गोइंग बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का बिहेव करता है। अभी हम पार्टिसिपल में घुसेंगे अंदर जाके। मैं सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं पहचानने का। अब किसी से नहीं बोलना है ही इज गोइंग टू स्कूल में इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है V1 प्लस आईएनजी। यही आप गलत पढ़ के चले आए हैं और आपने इसी को तो रटा है। ही इज गोइंग में इज हेल्पिंग वर्ब होगी, मैंने भी तो पढ़ाया है। इसका काम ही क्या है? मदद करना। क्योंकि मदद करने के लिए कौन आता है? जब टाइम दिखाना होता है। क्योंकि आपकी जो मेन वर्ब है वो स्टेट ऑफ एन एक्शन में घुस जाती है। सारी चीजें दोहराते हैं, ठीक है? अब कुछ पढ़ा हो तब तो समझ में आया। तो ही इज गोइंग टू स्कूल जैसे सेंटेंस में इज आपकी फाइनाइट वर्ब है। भाड़ में गया हेल्पिंग वर्ब। इज आपकी फाइनाइट वर्ब है, गोइंग आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट के कितने पार्ट? अगर किसी को तुम नॉन फाइनाइट, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी को पहचान रहे हैं तो ये नॉन फाइनाइट है, तो आपको उसके बाद उसके 3 बाइफर्केशन और करने हैं। या तो वो दोस्त इन्फिनिटिव होगा, या वो जेरेंड होगा, या वो पार्टिसिपल होगा, ठीक है? अब कैसे पहचानोगे? इन्फिनिटिव नाउन की तरीके से बिहेव करेगा, जेरेंड भी नाउन की तरीके से बिहेव करेगा, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरीके से बिहेव करेगा। और ही इज अ डॉक्टर, ऐसे एग्जांपल बनाया तो डॉक्टर यहाँ पे ही की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्म करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट याद करो, ठीक है? तो डॉक्टर जब एडजेक्टिव का बिहेव कर रहा है तो ही इज गोइंग, तो यहाँ पे ही इज क्या? वो जा रहा है, ये उसकी विशेषता है, उसको रोको।
ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग भी क्या एडजेक्टिव की तरीके से बैठा हुआ है और एडजेक्टिव की तरीके से बैठा हुआ है, तो यानी कि वो क्या होगा पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल क्या होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट में V1 प्लस ING आ जाता है, पास्ट में बेटा V3 आ जाता है, और परफेक्ट में हैव प्लस V3। कब, कहां, क्यों, कैसे, ये पार्टिसिपल में घुसेंगे तब जानेंगे। तो आप इस तरीके से इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो अपने बोलने के तरीके बदलने हैं, जब आप बोलने का तरीका बदलोगे तभी आप उस चीज को पहचान पाओगे। अब गधों की तरह नहीं बोल देना है ही इज गोइंग टू स्कूल में इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग V1 प्लस ING वर्ब है, गोइंग वर्ब है ही नहीं। याद करिए मैंने आपसे जब मैंने कभी पढ़ाया हुआ पूछा होगा बेटा गो क्या है, गो की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, सब बोल दिए थे वर्ब। ब्रह्मा नहीं बता सकते, पूछो का है, आप पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर, उसका फंक्शन कैसा है, और फंक्शन तभी पता चलेगा जब वो किसी सेंटेंस में रखी हुई होगी तब। नहीं समझे? अभी मैंने आपको ना इंफिनिटिव पढ़ाया, ना पार्टिसिपल पढ़ाया, ना जेरेंड पढ़ाया, आपको इस लेवल पे पढ़ना है जाके, बस सिर्फ दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही घिसा पिटा सेंटेंस देखो ध्यान से, एक सेंटेंस पे लिख देता हूं, नहीं तो मैं इसको भी समझाना है। लेकिन एक बात है जो मेरे दिमाग में चल रही है, मैंने लिखा था यार, तुम लोगों ने ऐसी बात कर दी, फिर मैंने आगे गुस्से में किया नहीं। V1, V2, V3, V4, V5, आप देखेंगे आपकी बुक पे लिखा होता है V1 प्लस ING। तो क्या मेरे दोस्त आपकी किताब पढ़ाती है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, इज इट पॉसिबल? मैंने अभी भी पढ़ाया V1 प्लस ING वर्ब है ही नहीं, ये दोस्त है क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी पढ़ा दिया आपको। और ये सब मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा जब मैं सीधे घुसूंगा पार्टिसिपल के अंदर, अभी मैं जा नहीं रहा, सिर्फ आपकी शक्ल और अकल इतनी हो जाए कि आप उसको देख के समझ सकें। ठीक है, तो याद करिए शुरुआत में मैंने आपसे पढ़ा था ना कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, 2। ठीक है, कई बच्चे ऑफेंड हो गए, किताबें कितनी लिखती हैं, कहीं किताब में 3 लिखा मिलेगा, कहीं किताब में 5 मिलेंगी, तो वो है वर्ब, बुक भी एक तरीके से गलत नहीं लिख रही, वो है वर्ब, लेकिन फंक्शन नहीं कर रही ना वर्ब का। और हमें सीखना क्या है, फंक्शनल ग्रामर। तो जो चीज फंक्शन वैसा ही नहीं कर रही उसको हम ऐसा क्यों माने। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का है बहुत ही नेक दिल लगता है, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, अभी आपने केस सुना उसमें 35 टुकड़े कर दिए, तो वो है, दिख तो इंसान जैसा रहा है, लेकिन क्या उसे इंसान मानेंगे? कि हीट ऑफ द मूवमेंट में चलो मार दिया, मान लो मर्डर कर दिया, फिर उसको बैठ के काटना, फिर उसके साथ बता तो रहा था कि बियर मंगाई, जोमेटोस खाना मंगाया, फिर वहीं बैठ के खाया, तो ये इंसानियत नहीं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, गुस्सा हो गए, किसी को मार दिया, वो ऑन द स्पॉट मर गया, और आपको पछतावा तो होना चाहिए कि आप बैठ के रो रहे हैं कि हमसे क्या गलती होगी, लेकिन नहीं। तो आप वो इंसान की शक्ल में है, लेकिन फंक्शन कैसा है, शैतान का। इसी को तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर में केस डाले जाते हैं। वही चीज है कि बच्चे ये है वर्ब की ही फॉर्म, V1 में ही तो ING ठोके हो, कोर इसकी वर्ब की ही है, लेकिन ये फंक्शन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, इसलिए इसको हम क्या बोलते थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अभी V4 और V3 पे आते हैं। एक जरा एक सेंटेंस लिखा है, इसको निपट लेते हैं। आई हैव टू गो, अगर आई है बच्चे तो हैव हो जाएगा, ही है तो सिंगुलर के हिसाब से इसकी सिंगुलर वेरिएंट लग जाएगी, हैज टू गो हो जाएगा। अगर यही फ्यूचर में हो जाए तो ही विल, हैव बेसिक नहीं होती, पढ़ाया है, बेसिक क्या है, विल है, तो विल लगाएंगे, हैव टू गो। ठीक है, अगर आपको मॉडल ही चाहिए, हालांकि मॉडल ही है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ही मे हैव टू गो, ये सही है, ही मे हैव टू गो, मैंने जोश में लिख दिया, मेरे को नहीं पता, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आई हैव टू गो, तो ये सब्जेक्ट हो गया, टू लगा है, गो लगा है, दो वर्ब दिखाई दे रही। फाइनाइट की नॉन फाइनाइट कैसे पता करोगे, डिपेंड कौन हो रहा है, किसी में गो का रूप बदल रहा है, तो ये हमारी क्या है, फाइनाइट, ये हमारी क्या है, फाइनाइट, ये हमारी क्या है, फाइनाइट। अब इसमें देख लेते मैंने क्या लिख दिया, ही मे हैव टू गो, तो मे आपकी क्या हो गई, मॉडल है एक तरीके से, और मॉडल को क्या पसंद है, V1 पसंद है, तो कोई दिक्कत, फिर तो मना किया था कि ये गलत है, है? V3 तो समझाना है बेटा, है। अब फिर सुनो, है V3 कब लेता है, जरा बताइए कहां लेता है, परफेक्ट में लेता ना, और परफेक्ट में हैव ने क्या रोल प्ले किया था, मदद करने का। क्यों किया था, क्योंकि स्टेट ऑफ एन एक्शन
तो घटना एक्शन जो है वो सेंटेंस की स्टेट दिखाने में इन्वॉल्व हो गई थी। तो हैव क्या दिखाने के लिए आया था? टाइम। और जो टाइम दिखाएगा वो कभी नॉन फाइनाइट हो नहीं सकता, वो क्या हो गया? फाइनाइट। ठीक है, तो आप जब हैव को V3 दिलवा रहे हैं तो वो फाइनाइट का रोल प्ले करेगा, यानी कि वो शकल बदलेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हैव दे लगने पर शकल बदल देगा? नहीं बदलेगा। तो आप इसको V3 के जबरदस्ती क्यों चिपकाने पे तुले हुए? आपको एक एक कोर समझ में आएगी अगर आपने सारी बातें मेरी ढंग से सुनी, वरना इस क्लास को करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने वर्ब इसीलिए टोटल रिकॉर्ड की, 27 वीडियो आज तक अपलोड हो गए हैं। क्यों? इसी दिन के लिए। क्योंकि एक बार में शायद पढ़ा हुआ आपको ना आए, उसे बार बार सुनिए, तभी आपको आने वाली क्लास में कुछ समझ में आएगा। और ज्यादा नहीं, 5 से 6 लेक्चर में इसका दी एंड होना है, लेकिन बेसिक कोर ग्रामर का यही है। ठीक है, लेकिन आपने देखा क्या ये रूप बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं। तो ये क्या है अपने आप में? नॉन फाइनाइट। क्लियर है इतनी बात? इन्फिनिटिव है, जेरेंड है, पार्टिसिपल है, ये हम बाद में बात करें। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, हैव जो आपने लिखा बड़ी मोहब्बत से बता रहे हो कि फाइनाइट है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव? सोचा? सोचिए। नहीं सोचा तो सोचिए। हैव ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव। आई हैव, मेरे पास है मां। आंसर मांगता है दोस्त, मांगता है ना? तो ये सारा का सारा आंसर मांग रहा है। ठीक है, आई हैज टू गो, मुझे करना है, क्या करना है? जाना है। तो ये व्हाट का आंसर कर रहा है, एडवर्ब का नहीं। तो आपका जो ये है, ये व्हाट का रिप्लाई करेगा। व्हाट का रिप्लाई करने वाले कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन क्या बन सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये बन नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी है, तो बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट बना ना ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है? ये है तो वर्ब, है तो ये वर्ब, लेकिन ये बना किसकी जगह पर? फंक्शन किसका दिखाना है इसको? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। अब मुझे बताइए, आपने खुद पहचाना कि ये नॉन फाइनाइट है। अगर ये नॉन फाइनाइट है और इसको नाउन बनना है, तो ये तीनों में से किस कैटेगरी को चुन सकता है? जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तो बन नहीं सकता, क्योंकि आपको बताया है पार्टिसिपल क्या बिहेव दिखाता है? एडजेक्टिव। तो आप पहचान सकते हैं ये पार्टिसिपल तो नहीं है, यानी प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का कोई लेना देना नहीं। बचा क्या? इन्फिनिटिव और जेरेंड। अब इन्फिनिटिव की शक्ल आप जानते हैं क्या लेता है? इन्फिनिटिव की शक्ल होती है क्या? 2 + V1। तो ये क्या है? 2 + V1 ही तो है। तो आप कह सकते हैं ये क्या है? इन्फिनिटिव है, क्योंकि इन्फिनिटिव नाउन का बिहेव दिखा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले यहाँ पे बताइए एक वर्ब लिखी हुई है और दूसरी वर्ब कहाँ है, तो दूसरी वर्ब इसमें है ही नहीं। और हमने क्या सीखा बच्चों? 2 वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में टू का यूज करते हैं, असंभव। क्योंकि 2 वर्ब को अगर आप टू से जोड़ रहे हैं तो टू प्रीपोजिशन बन बैठा, और प्रीपोजिशन बन बैठा तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। पॉसिबल? यहां पे टू प्रीपोजिशन नहीं है। अगर टू अभी तो आपको प्रीपोजिशन और इन्फिनिटिव में द्वंद्व लड़ना है। ठीक है, वो लास्ट की बात है, पहले इन्फिनिटिव अच्छे से सीख लीजिए। कितने लोगों के ऊपर से जा रहा? हाथ उठाए ईमानदारी से। देखो किसी के नहीं, सब समझ रहे हैं एकदम। अभी अगला पूछ ले। कर लोगे? बढ़े आगे। शी इज डांसिंग। अब देखिए, मैं आपके सामने कुछ रूप बता रहा हूं, अब आप लोग अपना ज्ञान इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? तो फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव चेक कर लेंगे। अगर वो नॉन फाइनाइट है तो उसमें हम चेक करेंगे कि ये इन्फिनिटिव है, जेरेंड है कि पार्टिसिपल है। अभी आप बेसिक नहीं जानते हैं इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल का, लेकिन इतना बता दिया कि अगर वो इन्फिनिटिव है तो वो क्या लेगा? 2 + V1। इन्फिनिटिव 3 तरीके का होता है, आगे जाके बताऊंगा। एक इन्फिनिटिव, दूसरा बेयर इन्फिनिटिव, तीसरा स्प्लिट इन्फिनिटिव। सबसे घातक जानते हो क्या? स्प्लिट मतलब अलग अलग, उसका 2 कहीं और होगा और उसकी वर्ब कहीं और होगी, और आपको पहचानना है कि इन्फिनिटिव है। क्योंकि अगर नहीं पहचाने तो आप उस वर्ब को जेरेंड बनाने के लिए आतुर हो जाएंगे जब आप जेरेंड सीखेंगे। मैंने कहा ना, अब आप जो पढ़ रहे हैं वो हलवा
नहीं है, और वो हलवा है अगर आपको बेसिक पुराना पूरा पता हो। ये भी वीडियो अपलोड होगा तो पहले पुराने से निपट के आइए, ठीक है। तो इन्फिनेटिव 2 + V1, बेयर इन्फिनेटिव बिना 2 के और स्प्लिट वो अलग अलग, वो आगे जाके देखेंगे। इसी तरीके से आपने देखा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल आपका क्या है, प्रेजेंट, एक पास्ट, एक परफेक्ट। प्रेजेंट में वो लेता है V1 + ing, पास्ट में वो फॉलो करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में फॉलो करता है क्या, हैव + V3। क्या है ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तीसरा है आपका जेरेंड। जेरेंड की भी शक्ल कैसी होती है, V1 + ing, तो कंफ्यूजन ये दोनों कर देते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी शक्ल V1 + ing की है और जेरेंड भी शक्ल V1 + ing की है, लेकिन मेरे दोस्त जेरेंड बिहेवियर किसका रखता है, नाउन का। पार्टिसिपल बिहेवियर किसका रखता है, एडजेक्टिव का। इस तरीके से आप उसको बाइफरकेट कर सकते हो, कर सकते हो। तो आइए जरा करके देखें। शी इज डांसिंग, इसका पोस्टमार्टम, क्या नाम है तुम्हारा, प्रवीण, बेटा बताओ। गलत हो जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन बताइए कौन बेटा, शी इज डांसिंग पूरा ट्रांजिटिव वर्ब है। सी सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी फाइनाइट वर्ब होगी। डांसिंग है, ये नॉन फाइनाइट होगी। और कुछ बताना चाहोगे, कौन है ये, नॉन फाइनाइट में है तो कौन सी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे या, अब देखिए क्या तो सारे पेपर थोड़े पूछता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं। अभी आपने फंक्शन थोड़े ही देखे कि ये क्या फॉलो करेंगे। अभी आपने ऐसी वर्ब नहीं देखी जो कुछ जेरेंड फॉलो ही नहीं करती। बाहर में जाओ, हमें पसंद ही नहीं है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं जाएंगे या कुछ और करेंगे, ठीक है। अभी आपने वो सब नहीं देखा, अभी सिर्फ आप पहचान रहे हैं कि ये लड़के चाचा हैं, ये लड़के मामा हैं। फिर शादी में रीति रिवाज इस्तेमाल करेंगे हम कि इनको गेंदे की माला पहनानी है कि गुलाब की। नाराज हो जाते हैं ना, फूफा है तो अगर तुमने सबको गुलाब की उनको गेंदे की, बस हो गया काम, और पूरी शादी में फूले ही घूमेंगे, है ना। तो ये गलती ना कर दें। तो अभी पहचानिए, और अगर पहचान नहीं पाए तो फिर कल आने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो प्रभु कोई इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, शी इज डांसिंग। तो बेटा यहाँ पे इज आपका अपने आप में क्या है, फाइनाइट है, शी की जगह पे देकर दे तो आर हो जाएगा, रूप बदलेगा। अब एक फाइनाइट हो गई तो जाहिर दिमाग लगाएं आप, दूसरी फाइनाइट हो नहीं सकती। तो और डांस अपने आप में क्या है, वर्ब। तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉन फाइनाइट की ही कैटेगरी में जाएगा। और जैसे ही पता चला ये नॉन फाइनाइट है तो दोस्त ये इंफिनिटिव है, पार्टिसिपल है कि जेरेंड है। तो इंफिनिटिव से तो इसका दूर दूर तक लेना, इंफिनिटिव तक इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसकी विशेषता ही तो है कि मम्मी कह रही है कि अपनी बहन को बुलाओ खाना खा ले, तुम उसकी विशेषता बता दो, मम्मी अभी मत बुलाओ, अभी वो अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही है। तो इस टाइम उस समय पर वो उसकी खासियत है कि वो क्या कर रही है, डांस। तो दोस्त ये क्या हुआ, एडजेक्टिव पर इतना नहीं सोचना यार, सी इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है, याद करिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बिहेव किसका, एडजेक्टिव का ही तो करता है। तो ये एडजेक्टिव का दोस्त बिहेव कर रहा है, और एडजेक्टिव का बिहेव कर रहा है तो आप कह सकते हैं पूरी बदतमीजी के साथ ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। उम्मीद करते हैं कर लो। और इससे पहले ये आपके लिए क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और डांस आपकी क्या है, मेन वर्ब जो स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखा रही है। मैंने ही पढ़ाया, लेकिन फिर वही बात है, एक दिन में आपको सब नहीं पढ़ा दिया गया है, धीरे 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 आपको उस लेवल पे लेके आए हैं। और ये भी बात करेंगे कि किसी वर्ब को ही एडजेक्टिव की जगह पे ना लगा के कोई क्या ग्रामेरियन एक काम ना करते, डांस की भी एडजेक्टिव बना लेते, डांसिंग, और लिख देते, कर सकते थे ना, नहीं किया उन्होंने। क्यों, ये लास्ट में मैंने वाई जो लिखा था उसमें बताऊंगा, अभी नहीं, अभी एक क्यों का कॉन्सेप्ट छोड़िए, नहीं तो उलझ जाओगे उसके अंदर। क्लियर है।
रिटायर की स्पेलिंग क्या होती है? RETIRE। चलो he is retiring today। सेम सिनेरियो, रिटायर क्या है? एक्शन, ठीक है। लेकिन आज वो रिटायर हो रहे हैं तो आप, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, वही सिनेरियो में। लेकिन अगर इसी को मैं लिख दूं उसी के अगले दिन, नहीं रिटायर तो फिर चलो लिख ही देते हैं। रिटायर की स्पेलिंग शायद क्या है? रिटायर यस्टरडे और he is retired वॉचमैन। एग्जाम्पल में CEO भी लिख सकता था, लेकिन बच्चों का लेवल जहां तक जा रहा हो वहीं तक जाना चाहिए, है ना। फेमिलियर लगता है, कल को यही बनना पड़े, पढ़ाई तो हो नहीं गई। कितना बेटा? 2 दिन में 4 घंटे, तो ये भी मुश्किल है। अभी जो इसकी तैयारी करना है ना, वो भी कम से कम 5 घंटे तो कर ही रहे हैं। खैर, ही इज अ रिटायर्ड वॉचमैन। अब आप देखेंगे एक ही शब्द के कितने अनुरूप हैं। यहाँ पे आपने रिटायर देखा, ईडी लगा हुआ है। यहाँ भी आपने रिटायर देखा और आपने इसको भी V2 मान लिया। खेल समझिएगा, आपने यहाँ भी रिटायर्ड ईडी देखा, V2 मान लिया, ठीक है। याद करो, अभी एक जोक नहीं आया था, कई सारे पॉलिटिशियन के पीछे ईडी पड़ी थी ना। उसमें जोक बना था कि बचपन में पढ़ा था, किसी शब्द के अगर पीछे ईडी लग जाए तो उसका काल बदल जाता है। तो भाई वही है, ईडी लग गई पीछे तो उसका काल बदल गया। प्रेजेंट से वो कहां पहुंच गया? पास्ट में पहुंच गया। लेकिन क्या ये V2 है? नहीं, मुझे कहा है क्योंकि ये V2 इसके अकॉर्डिंग बदलेगा ना। टाइम जैसे ही बदला, रिटायर की जगह पे क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। ईडी की जगह पे क्या लग जाएगा? रिटायर। तो बच्चे ये फाइनाइट थी, आपको पहले चेक करना होगा ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पर तो ये फाइनाइट का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट कौन है? इज लगा हुआ है। यहाँ पे फाइनाइट कौन है? दिख रहा है ना? तो यहाँ पे फाइनाइट कौन है? इज है। तो फिर अभी समझाया था, क्या एक सेंटेंस में 2 फाइनाइट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो अगर आपको पता है ये फाइनाइट है, तो पक्का ये फाइनाइट दिख तो V2 ही है तो ये वर्ब ही। और वर्ब कितने तरीके से बताएं? फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट ये बन नहीं सकती, तो दोस्त ये बना कौन है? नॉन फाइनाइट। अगर ये नॉन फाइनाइट है तो ये 3 ही चीज हो सकता है, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। जेरंड ये होने से रहा, ING है नहीं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होने से रहा, भाग में क्या प्रेजेंट, पहले पार्टिसिपल ही पहचान लेते हैं। तो मुझे ये बताइए वॉचमैन क्या होगा? नाउन। नाउन की जो विशेषता बताता है वो क्या होगा? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है, तो आप जिसको V2 समझ रहे हैं वो है एक्चुअल में क्या? V3। लेकिन ये वर्ब नहीं है। बिहेवियर किसका है? सॉरी, पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट नहीं, परफेक्ट में हैव लगेगा, क्यों, कब, कहां, कैसे, आगे जाके देखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। याद करिए, मैंने अभी आपको पैसिव पढ़ाया नहीं, लेकिन बोला तो कई बार है ना, PPT। पैसिव वॉइस में कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, जो आज तक आप किताबों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और जरा ध्यान से देखेंगे, जब वॉइस पढ़ा रहा हूंगा तो ये फिर रिवाइज हो जाएगा, वहां पे PPT यूज होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल तो होता है, लेकिन सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। अगर आप वहां ये नहीं पहचानेंगे तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब का लगा देंगे। और आपने कई बार देखा होगा, टीचर देख के कहता है इसका वॉइस नहीं बन सकता, इसकी पैसिव नहीं बन सकती। वो इसीलिए क्योंकि उसमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इंट्रांजिटिव है। क्योंकि पैसिव वॉइस में जो आप आज तक वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, वो PPT है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव आप सीख क्या है? पास्ट पार्टिसिपल आप यहाँ सीख रहे हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो है वो आपका नरेशन है, और इसके बाद वॉइस है। तो जब वॉइस कर रहे होंगे, फिर ये एक बार मैं खोलूंगा आपके सामने, और तब आप फिर वही मुंह खोल के बैठे, सर जा रहा है ऊपर से। यकीन ना मानिए, महीने भर के अंदर वॉइस आ जाएगा आपके सामने, और उस दिन फिर आप ऐसे ही मुंह खोलेंगे, पास्ट पार्ट वही अच्छा है, V3 ले लें। क्या कर सकता है? तो सारे पन्ने खुल रहे हैं, जो आप जिसको आज तक वर्ब की थर्ड फॉर्म मान रहे थे, वो एक्चुअल में वर्ब कोर है उसकी वर्ब की, लेकिन जहां पे वो बैठा है
वो फंक्शन वर्ब का नहीं कर रहा, वो फंक्शन किसका करना है? तो ये वर्ब तो है नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ना कि वीटी। और ऑब्वियस सी बात है, वॉचमैन की विशेषता ही कि वो रिटायर हो चुका, वॉचमैन की विशेषता ही है कि वो आसान वाले करें। ठीक है, सबको पता है, कई बार मैंने कराया हुआ तो, लेकिन अब इतना समझा भी लिया, आपको पता है। ये इस क्या है, स्विम के अकॉर्डिंग बदले, स्विम के अकॉर्डिंग नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग बदलेगा। इज है तो वॉज हो जाएगा, पास्ट में है तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। और एक सेंटेंस में एक फाइनाइट हो सकती है जो कि हो, ठीक है। अब किसी वर्ब के पहले तो क्या आता है, सबको पता है, सब्जेक्ट। और बेटा सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन दिया आपका नाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट की जगह बैठा है वो कौन है, वर्ब है। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि आप जिस हाल में कोचिंग में बैठे हैं, ऐसे ही आप अपनी शादी के मंडप में भी बैठ गए। आप इंसान तो वही है, लेकिन आप फंक्शन कैसा कर रहे हैं। यहाँ तो आप मुँह पे पानी भी डाले नहीं, ऐसे ही चलेगा। लेकिन वहाँ तो भैया नहा धो के हल्दी हल्दी लगा के एकदम तलने के लिए छोड़ दिया जाता है और छोंक देंगे सीधे, ठीक है। शादी रूपी कढ़ाई में आप पूरी जिंदगी तले जाते हैं, वो अलग बात है। तो आपको तैयार करके बाबू बना के एकदम बैठाया जाता है, जो क्या था, लेकिन सुनाऊंगा नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया। अरे नहीं, इस पर ध्यान दें। सो मैं खत्म कर दे बेटा, क्योंकि कल हम सीधे आना चाहते हैं कि सीधे हम आपको इन्फिनिटिव में घुस चलेंगे, ठीक है। तो स्विम इज गुड फॉर हेल्थ आपके सामने लिखा हुआ था पेपर में। जब छोटे थे तो हमें याद हो जाता था कि स्विम नहीं, स्विमिंग होता है। क्यों होता है, यहाँ देखते हैं। फिर वही बात है कि दूल्हे की जगह पर आपने एक लड़का बैठा दिया, लेकिन उसका मेकअप नहीं हुआ। तो जो नॉन फाइनाइट है, मैंने आपको पहले भी बोला होगा, ये कुछ नहीं है, ये मेकअप आर्टिस्ट है। ये वर्ब का मेकअप कर करके नाउन की जगह बैठा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बैठा देंगे, इसका मेकअप पास्ट पार्टिसिपल की तरीके से कर दिया, उसका मेकअप जेरेड की तरीके से कर दिया। ये कुछ नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट है। तो आपने वर्ब को बैठाया सब्जेक्ट की जगह पर जो सूट नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमें इस वर्ब का मेकअप करना है किसमें, नाउन के तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट है ना। अब नाउन दो तरीके से मेकअप होता है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन कहीं मैंने लिखा भी था, भूल गए, रब कर दिया होगा। इन्फिनिटिव बिहेव किसका करता है दोस्त, नाउन का। अभी देखेंगे, इसको सेमी वर्ब भी बोलते हैं। और इन्फिनिटिव वो वाला है जो अपने साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी होल्ड करता है, यानी एक तरीके से इन्फिनिटिव ट्रांजिटिव वर्ब का भी रोल प्ले करेगा। ये सब हम इन्फिनिटिव में सीखेंगे, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। दो दो ऑब्जेक्ट एक साथ लिखे होंगे, आप समझ में नहीं आएगा कौन सा सही कौन सा गलत। हालांकि आप इतने अच्छे हैं भी नहीं कि चेक करते हो दो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस एक बार पढ़ा, तुक्का बैठ गया तो ठीक, वरना अपने मन से नो एरर तो होती नहीं किसी में, ठीक है। तो प्रभु इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे स्विमिंग का मेकअप दो तरीके से हो सकता है। लड़की की तरह शादी है, दो ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, हम भी क्या लिखा होता है, हम वधू का मेकअप करते हैं, कुछ होता है ऐसा, हम दुल्हन तैयार करते हैं, ठीक है। तो लौंडा ऐसे ही पहुंच गया, दे दो, ठीक है। तो हम इधर भी एक ब्यूटी पार्लर, इधर भी एक ब्यूटी पार्लर, लड़की कंफ्यूज किधर जाए, तो किधर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी आज होके रही। तो बच्चे यहाँ भी स्विम के साथ यही है, ये वर्ब चाहे तो इन्फिनिटिव का रूप ले ले, ये वर्ब चाहे तो जेरेंड का रूप ले ले, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी वर्ब हैं जिन्हें फर्क पड़ता है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, ये नॉलेज है बेटा, ठीक है। क्योंकि अगर स्विम कह दे नहीं भाई, पिछली बार जब शादी थी उस लड़की की,
अरे वो जोक नहीं सुना? एक आदमी शादी के फेरे फेरे लेते हुए मर गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो मतलब फेरे ले रही थी उसका बच्चा रो रहा था। दूसरी शादी थी तो नहीं, अगली बार अगर रोए नहीं, अगर तुम अब रोए तो अगली शादी में लेके नहीं जाऊंगी। वो आदमी ऑन द स्पॉट मर गया कि पहले से तैयारी किए बैठी। खैर छोड़िए, यही इसीलिए कहता हूँ जोक सुना दो ना तो ये चला जाता है दिमाग से। कहाँ था दोस्त ये शादी वाला? क्या हाँ, लड़की की 2 ब्यूटी पार्लर खुले हुए, लड़की की इससे पहले लड़ाई हो चुकी है तो वो उसमें नहीं इसी में जाएगी। तो ऐसे भी वर्ब हैं जो हम लास्ट में देखेंगे। और बेटा मैं आपको सारी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं याद है सारी। आपको 2-4 बुक पढ़नी पड़ेगी, उसमें से डेटा निकालना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा क्यों है कि ये वर्ब जेरेंट फॉलो नहीं करती, ये नहीं करती, ये मेरा काम है, मैं बताऊंगा। वापस आते हैं तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 + V1 होगा। अब ये नाउन का बिहेव कर रहा है लेकिन ये वर्ब नहीं कहलाएगा, ये क्या है अब इन्फिनेटिव। ठीक है, और यहाँ पे हमने ing लगा दिया तो ये अब जेरेंट कहलाएगा, ये वर्ब नहीं कहलाएगा। और जेरेंट भी बिहेव किसका करती है लिखा होगा मैंने, नाउन का। बस समझ है, दोनों ही सेंटेंस अपने आप में क्या है, सही है। ठीक है, एक बहुत पुराना सेंटेंस है जो आपको हमेशा मिलता है, as is human and to forgive is divine। ऐसे कुछ कुछ होता नहीं, फ्रेजेस लिखी होती है। तो ये क्या है, इसको पहचानते हो? अब इसी को कहते हैं पढ़ा लिखा बच्चा, जो सारी बातें ध्यान से सुन रहा है वो इसको पहचान लेगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे सब है बेटा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने लिखा और भूल गए। ये वाला जो मामला है ना, ये खाली है। कहां से रिलेट करते हो इस शब्द को? मैं जो सुनना चाहता हूं आप लोगों के मुंह से, एक्ट। किसी भी वर्ब में अगर आप ER या OR ऐड करेंगे तो वो किसको जन्म देता है, कॉमन नाउन। याद करिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर जब पढ़ाया था, किसी भी वर्ब में ER या OR ऐड करेंगे तो वो नाउन को जन्म देगा। याद करिए, एक्टर, एक्ट में जोड़ा, डांसर, डांस में जोड़ा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मैनेजर, एरर, ये वही है। और एरर क्या है, कॉमन नाउन। गलतियां तो बहुत सारी हो सकती है ना। मैंने अपने जीवन में 4 गलतियां की, एरर्स। गूगल करते हो और ये कहना सर मैंने तो गलती देखी नहीं। ये कॉमन नाउन का वही बात है ना कि आप हिंदी व्याकरण ना घुसेड़ दिया कीजिए इसमें। हिंदी का व्याकरण अलग है, ससम्मान, इंग्लिश का व्याकरण अलग है। ठीक है, नहीं समझा? ठीक है, तो इसी एर में OR लगा करके कॉमन नाउन बनाया गया। तो बच्चे एर अपने आप में क्या है, वर्ब। तो इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा जैसे कि इसमें बनाया, इस तो या तो टू लगाए या एररिंग लगाए। लेकिन आपने कभी एररिंग नहीं सुना होगा क्योंकि ये नहीं लेता जेरेंट, ये इन्फिनिटिव ही लेगा। तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। लेकिन स्विम के साथ कोई दिक्कत नहीं, स्विमिंग भी ठीक है और स्विम भी ठीक है। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। 1-2 और एग्जांपल्स है, मेरे ख्याल में टाइम भी हो रहा होगा, पता ना चला है 9:40। बस एक सेंटेंस करके लिखा, I have done this। I have के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ठीक है, फाइनाइट है। तो बेटा डन क्या है, आप इसको अभी तक क्या समझते हैं, लेकिन ये है क्या, थोड़ी जरा और बारीकी से समझते हैं। I have what? What मतलब नाउन या प्रोनाउन। नाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ये है क्या, पढ़ भी रखते हो, माफ करना, हाँ माफ क्या करना, ये है क्या, प्रोनाउन ही तो है। कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन में पढ़ाया हुआ है, वीडियो पढ़े हुए, जाके देखिए। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरी बात बताओ, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले कोई चीज लिखी जाएगी तो वो होगी क्या,
एडजेक्टिव। तो आप आज तक जो बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं कि डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है घंटा, वो वर्ब है ही नहीं। मेरी इसमें बताओ क्या है, जिसको आप आज तक वर्ब की, मैंने कहा था ना कि वर्ब की 2 ही फॉर्म होती हैं। आप जाइए, उसमें मैंने बोला होगा ये बात, आखिर में समझाऊंगा जब एडवांस पढ़ा रहा हूँ कि जो V3, V4, V5 पढ़े हो, V4 जो है यहाँ पे लिखा था वो जानते हो क्या होता है? V1 प्लस, ये तो सभी जानते हैं, पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया। सिंगुलर वेरिएंट है उसका, कोई वर्ब। लेकिन मैं जो समझाना चाहता था कि डन जो V3 है वो दोस्त V3 नहीं, वो क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है तो या तो पास्ट होगा या परफेक्ट होगा, तो पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। बात समझ गए? यही पैसिव में यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल। यानी आज से आपके जीवन में वर्ब की थर्ड फॉर्म खत्म हो गई, है ही नहीं। ठीक है? तो अपने घर में छोटे बच्चों को जब पढ़ाइए, अभी से ढंग से पढ़ाइए। मैं देखता हूँ बच्चे रीडिंग करते हैं, अभी मैं बैठा था एक जगह, उनको इससे कोई मतलब नहीं, और दुख इस बात का है कि उनका टीचर भी उनको नहीं लगा। वो उसको क्वाइट पढ़ रहा है, चैप्टर क्या बता रहा हूँ, ऑल वेस्ट आर नॉट क्वाइट, सॉरी, ऑल वेस्ट आर क्वाइट यूजफुल, ये उस चैप्टर की हेडिंग थी, ऑल वेस्ट आर क्वाइट यूजफुल। तो वहां पे मैंने पूछा इस क्वाइट का मतलब बताओ बेटा, तो उसने कहा चुप रहे, रीडिंग पूरी कर लेता है। लेकिन क्वाइट यूजफुल मतलब सारा जो वेस्ट है वो पूर्णतया उपयोगी है। उस चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज फेंके मत, रिसाइकिल करिए। तो वो क्वाइट वहां पे ये नहीं, ये था। चल रही है शिक्षा, रीडिंग करने टेस्ट हुआ 10 में से 10 नंबर, 8-9 नंबर जो भी मिले हो, मैं तो ऐसे ही बात बता रहा हूँ। रीडिंग है मतलब कुछ भी नहीं। तो जब आपकी जनरेशन आगे बढ़े, अगर बढ़ी तो शिक्षा पे जरूर ध्यान दीजिए। सिर्फ उसके ट्यूटर और टीचर पे डिपेंड नहीं, क्योंकि इस देश की शिक्षा ही सबसे खराब है। जो टीचर है वो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो टीचर नहीं बन सकते, ये सीधा याद रखिए। और आप में से तो कोई भी किसी भी बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। और स्कूल तो मत जान, खासकर लड़कियां, कुछ भी करना बेटा जीवन में, टीचर मत बनना। ठीक है? ये आपका खत्म।